नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 5 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृत वर्णमाला। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आप इस पुस्तक का पिछला पाठ का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। किसी भी भाषा को लिखने या पढ़ने के लिए हमें वर्णमाला को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के आधार पर हम उस भाषा को लिख और पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत की भी अपनी एक वर्णमाला है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं इसमें, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम आज देखते हैं कि स्वर वर्ण कौन से होते हैं और व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? स्वर किसे कहते हैं? संस्कृत में स्वर अर्थात स्वतंत्र। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई कहने का क्या अर्थ होता है कि हम उसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। कैसे टुकड़े नहीं कर सकते? जैसे जो वाक्य है वो किससे बनता है? वो बनता है शब्दों से। शब्द किससे बनते हैं? शब्द बनते हैं अक्षरों से, वर्णों से। वर्ण किससे बनते हैं? तो वर्ण स्वयं में एक इकाई है जिसका हम और अधिक विभाजन नहीं कर सकते, अर्थात और अधिक उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब संस्कृत में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों को संस्कृत में स्वतंत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है स्वतंत्र? क्योंकि इनको लिखने और उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वर्ण को उच्चारित करने में अर्थात बोलने में और लिखने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। जैसे हम देखते हैं अ। अब जो अ है उसको हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं और हम इसका उच्चारण अ कर रहे हैं और अ ही हम इसे लिखेंगे। हमें इसको पूरा करने के लिए किसी अन्य अक्षर या अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। तो ये सभी संस्कृत के स्वर वर्ण हैं। अ, ह्रस्व अ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री, री। री का एक ही रूप होता है, ह्रस्व ही, दीर्घ नहीं होता। ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। तो ये सब क्या है? संस्कृत के स्वर वर्ण, और हम इनका उच्चारण और लेखन दोनों स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण में क्या होता है? व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते। हर व्यंजन वर्ण में कोई ना कोई स्वर मिला होता है। बिना स्वर के ना तो हम इनका उच्चारण कर सकते हैं और ना ही हम इन्हें लिख सकते हैं। ये जितने भी वर्ण हैं सब में व्यंजन वर्ण है। जो हम मात्राएं लगाते हैं क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कं, कह, इस प्रकार से, तो उनमें कोई ना कोई स्वर वर्ण मिला होता है। इसलिए जो व्यंजन वर्ण है वे स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे किसी ना किसी स्वर की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। तो ये सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे पहला, ये 5 इसमें वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में अर्थात हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से ये 25 वर्ण होते हैं जो 5 वर्गों में विभाजित हैं। जैसे क वर्ग में 5 वर्ण कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ। इसी प्रकार च वर्ग के 5 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, ञ। इसी प्रकार ट वर्ग के 5 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी प्रकार त वर्ग है, त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से
ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों में कितने वर्ण हो गए? 25। उसके पश्चात य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और इन जो ऊपर वाले 5 थे इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं, इन 25 वर्णों को, ऊपर वाले जो 5 वर्ग के 25 वर्ण हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा है, जीभ है, वो हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। स्पर्श करना अर्थात छूना। तो वो हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग को अवश्य छूती है, इसलिए उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं, य, र, ल, व को जब हम बोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से हमारे मुख से बाहर नहीं आ पाते हैं। अंतःस्थ, अंतः अर्थात भीतर, अंदर, स्थ अर्थात रहना, स्थित रहना, अर्थात जो अंदर ही रह जाते हैं, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से हमारे मुंह से बाहर नहीं आते हैं बोलने के समय पर। तो इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार आगे है श, श, स, ह। ये जो 4 वर्ण हैं इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो इनको बोलने में हमें थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ता है, ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। और बोलने में एक गर्मी जो होती है वो निकलती है, हमारे मुख से एक गर्म भाप निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, इन 4 वर्णों को, श, श, स, ह को। इस प्रकार से 25 जो है, 5 वर्गों के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण हो गए, 4 हो गए अंतस्थ और 4 हो गए ऊष्म। तो व्यंजन वर्णों में ये 3 प्रकार का वर्गीकरण है, इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। ये देखिए आपकी पुस्तक में भी इसी प्रकार से एक तालिका दी हुई है। वर्णः, वर्ण 2 प्रकार के बताए हैं, स्वराः, व्यंजनानि च। स्वराः अर्थात स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजनानि अर्थात व्यंजन। अब स्वर भी 2 प्रकार के हैं। पहले इन्होंने वर्ण का विभाजन किया 2 प्रकार से, फिर स्वरों का विभाजन 2 प्रकार से हुआ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व अर्थात एक मात्रा वाले, जिनकी कोई मात्रा नहीं है, एक मात्रा है। अ, ई, उ, री, री, ये जो 5 वर्ण हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। इसके पश्चात दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 8 वर्ण हैं ये दीर्घ स्वर हैं, अर्थात इनमें 2 मात्राएं हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो 2 मात्रा का हमको समय लगता है। अ को बोलने में और आ को बोलने में अंतर है। अ जितने समय में बोलता है उसके दुगने समय में हम दीर्घ स्वरों को बोलते हैं, आ को बोलते हैं। तो जो दीर्घ स्वर हैं वे 2 मात्रा वाले कहे जाते हैं और जो ह्रस्व स्वर हैं वो 1 मात्रा वाले कहे जाते हैं। इस प्रकार से स्वर कितने हो गए? 13 स्वर हो गए, 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर। इसके पश्चात व्यंजनानि। व्यंजन कितने हैं? 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजनानि, अंतःस्थ व्यंजनानि और ऊष्म व्यंजनानि। अब स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के हैं? देखिए 25 होते हैं 5 वर्ग के अनुसार। क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण और त वर्ग और प वर्ग के 5 वर्ण मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहे जाते हैं ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं, श, श, स, ह। इस प्रकार से कुल मिलाकर संस्कृत वर्णमाला में 46 व्यंजन होते हैं, 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से कुल 46 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 वर्ण और माने गए हैं, किंतु इनका प्रयोग केवल हम स्वर के साथ करते हैं, जैसे अयोगवाह, अनुस्वार, ये जो ऊपर जो बिंदी दिखाई देती है आपको ऊपर की तरफ अक्षर के ऊपर, वो अनुस्वार का कहलाता है। और विसर्ग जो होता है वो जो वर्ण है उसके आगे 2 बिंदु जो होते हैं वो विसर्ग कहा जाता है।
तो ये 3 और होते हैं, पर इनकी हम गणना नहीं करते हैं वर्णमाला में, ये अलग से होते हैं। वर्णमाला में इनकी गणना नहीं होती है। तो ये थी संस्कृत वर्णमाला। अब इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण भी होते हैं। संयुक्त वर्णों को वर्णमाला में नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि ये 2 शब्दों के मेल से बने हैं। जो वर्णमाला में जो अक्षर हैं उन्हीं शब्दों के मेल से ये बने हैं। तो नीचे देखिए, नीचे दिए गए संयुक्त वर्णों को ध्यान से देखो। संयुक्त होते हुए भी ये वर्ण स्वतंत्र वर्णों की तरह ही प्रतीत होते हैं। जब हम इनको अलग से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई स्वतंत्र वर्ण ही है, किंतु ये जो पीछे वर्णमाला हमने पढ़ी है उसी में से उन्हीं 2 जो वर्ण हैं उन्हीं से मिलकर बने हैं। जैसे क हलंत है, हमने पढ़ा कि जो व्यंजन होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि उसके उच्चारण में हमें किसी ना किसी स्वर की सहायता लेनी होती है। तो यहाँ पर देखिए क जो है वो हलंत दिया गया है। इसका अर्थ है कि इसमें अ मिला हुआ नहीं है, कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। तो आधा क प्लस श, इस श में अ मिला हुआ है, हलंत नहीं है, इसका मतलब इसमें स्वर जो अ है वो मिला हुआ है। तो इन दोनों के मेल से बनता है क्ष, क्ष। इसी प्रकार त हलंत अर्थात आधा त प्लस र, इस र में भी अ मिला हुआ है, तो त प्लस र से बनता है त्र। इसी प्रकार ज जो कि आधा है, उसमें कोई स्वर नहीं है, प्लस य, इससे बनता है ज्ञ। क्या बनता है? ज्ञ। तो ये 3 है हमारे संयुक्त वर्ण, जो कि वर्णमाला में इनकी गणना नहीं होती, क्योंकि ये स्वतंत्र वर्ण होते नहीं हैं, अपितु स्वतंत्र वर्ण जैसे प्रतीत होते हैं। अब विशेष बात क्या है इस पाठ में कि स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र होता है, इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जो बात हम पहले पढ़ चुके हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर वर्ण सहायक होते हैं, में ये सहायक होते हैं, ये कौन? स्वर वर्ण सहायक होते हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अभ्यास कार्य अत्यंत ही सरल है, जिसमें आपको लेखन का जो कार्य है उसका अभ्यास करना है, केवल उसको उसी चीज को बार बार लिखना है। यदि फिर भी आपको उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।